कार्यक्रम और मैं हूँ आपके साथ सरिता तिवारी। आज उत्तराखंड तक पर एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूँ जो पूरे उत्तराखंड में मशहूर है और अब सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश और विदेश में भी मशहूर है अपनी कला के लिए। जी हाँ, वो संगीतकार हैं और कला और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे चुकी हैं। पहली म्यूजिक कंपोजर भी यहाँ पर रह चुकी हैं। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर माधुरी बर्थवाल की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत माधुरी जी, धन्यवाद आपका। आपको बहुत सारी बधाई हमारी तरफ से, बहुत सारा कांग्रेचुलेट आपको करूंगी क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिजर्व करती हैं। पद्मश्री जो पुरस्कार आपको यहाँ पर दिया गया है, राष्ट्रपति से सम्मानित आपको किया गया, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। मेरा जो आपसे सवाल यहाँ पर रहेंगे वो आपके व्यक्तिगत जीवन को लेकर रहेंगे, आपके संघर्ष को लेकर रहेंगे, ताकि जो उत्तराखंड के तमाम लोग हैं वो भी आपको और गहराई से जान सके। तो सबसे पहले आपके शुरू करते हैं बचपन से। तो बचपन थोड़ा सा बताइए, किन परिस्थितियों में आपका बचपन बीता, किस तरह का आपका एक माहौल था, कहाँ पर आप पली बढ़ी? मेरा जो बचपन है वो बचपन बहुत खूबसूरत था मेरा, लेकिन झंझावात तब पैदा हुई जब मैं थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे बड़ी होती गई। और जब छोटी थी तो बहुत बहुत प्यार करते थे सब मेरे घर में, मेरे घर वाले जितने भी थे। तो उसमें ऐसा था कि मेरे 2 भाई थे पहले, वो उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जब मैं हुई होंगी, जब मैं आई होंगी दुनिया में, तो 50 का दशक था वो। और उस दशक में जो है, आप ये सोचिए कि जो उस दशक में पैदा हुआ है ना, उसने सारी झंझावात झेली होंगी। अब नया ज़माना भी देख रहा है, पुराना ज़माना भी देख रहा है, सारे ज़मानों से घिरा हुआ है। तो वो ऐसा समय था कि छोटी थी मैं, तो मेरे को बहुत प्यार करते थे माता-पिता। और जब 2.5 साल की थी तब एक कॉम्पिटिशन था वहाँ पर डांस का, उत्तर प्रदेश था उस समय, उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में था। तो उसमें फर्स्ट आई थी मैं। राधा अरे बनी वाह! थी और 22 साल की उम्र थी दूसरी तो फर्स्ट आई थी, तो उसी समय से जुनून सा हो गया था सवार एक दिमाग में कि हाँ, मैं ये करूँगी। और पिताजी जब रामलीला के गीत गाते थे, वो उनका जो जिस भी पार्ट रहा, जो भी पार्ट रहा होगा उसके गीत गाते थे। तो वो भी मेरे को कंठस्थ चले गए। गाँव जाती थी तो गाँव में चुप-चुप करके जो है ताई जी, चाची सब लोग जो जंगल में जाते थे घास-वास काटने के लिए, तो उनके साथ मैं भी कभी-कभी चली जाती थी। तो वो लोग जो गाना गाते थे उनको आत्मसात कर लेती थी। या कभी मेले में गए होंगे तो कोई बुजुर्ग महिला रही होगी तो उसको कि दादी जी नमस्ते, आप जलेबी खा लो और मुझे ज़रा एक गाना सुना दो। तो बस वो मेरे को सुनाती थी। और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था मेरे को। और बस ऐसे ही सबको ताई जी का गाना तो सुना दो आपको या सुबह। बचपन से ही कैसे मैम आपको बचपन से ही लगा कि आपको जो है गाने का शौक है, कला का शौक है? क्योंकि कई बार बच्चे बहुत लंबे वक़्त तक भी क्लियर नहीं कर पाते हैं कि उनको करना क्या है। आपने 2.5 साल की उम्र में जो है यहाँ पे इनाम जीत लिया, आपको तब से पता था कि क्या करना है, तो ये कैसे क्लियर हुआ? ये देखिए ऐसा होता है, कुछ तो होता है खौफ और कुछ होता है शौक, किसी भी चीज़ के सीखने के लिए। तो हुँ। अगर खौफ है तभी भी सीख जाता है आदमी, अगर शौक है तभी भी सीख जाता है आदमी। तो मेरे लिए दोनों चीज़ें थी। वो ये खौफ और था कि शौक। जब मैं जाती थी, 2 महीने की छुट्टी हमारी होती थी, तो हम लोग गाँव में चले जाते थे। 2.5 साल में ही मेरा एडमिशन हो गया था जीजीआईसी लैंसडौन में। और उसके बाद जब 4-5 साल की रही होंगी मैं, तो अपने गाँव हम लोग जाड़ों में छुट्टियों में जाते थे, तो वहाँ पर मेरे ताऊ जी अपने सर्विस पे जा रहे थे, उन्होंने सबको पैसे दिए जाते समय। और मुझे जब ये गाना उन्होंने मेरे हाथ में रखा, तो ये भी बोले बोले कि मेरे भाई की लड़कियाँ लड़कियाँ हो रही है, वो इधर-उधर उनको ब्याह देगा और मैं तो अपनी लड़की को मास्टरनी बनाऊँगा। तब जो है वो मेरे दिमाग में भर गया कि बाबा! मेरी शादी कर देंगे क्या? मेरा क्या होगा? मैं तो मास्टरनी बनूँगी। उसी समय घर गई, अपनी बहन का हाथ पकड़ के चल घर, अपनी माँ से पूछा कि तुम मेरी शादी तो नहीं करोगी? अब छोटा बच्चा जब पूछता है तो उसके माँ-बाप थोड़ा वो तो हो ही जाते हैं कि भई क्या हुआ है ना? कि क्यों पूछ रही है ऐसे शब्द? तो तब मेरी माँ ने कहा तू तू क्यों पूछ रही है ऐसा? क्या करना चाहती है तू? मैंने कहा मैं मास्टरनी बनूँगी। तो माँ ने कहा कि तू पढ़ाई पढ़ेगी तभी तो बनेगी मास्टरनी, ऐसे तो ना बन जाते हैं मास्टरनी, बिना पढ़े हुए। हुँ। पढ़ना पड़ेगा तेरे को, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ, मैं पढ़ूँगी। बस तभी से मेरे दिमाग में
वो बात बैठ गई और पढ़ाई भी और संगीत भी, दोनों ही। संगीत इसलिए क्योंकि मेरा में खूब बोलबाला था। सब सब इन कॉम्पिटिशन में जाती थी मैं, स्कूल के सारे प्रोग्राम में तो जाती थी। माहौल तो मार्च काफ़ी पास्ट कर अच्छा रही रहा हूँ। होगा। सबसे आगे मार्च पास्ट में लीडर बनी हूँ। बुलबुल में हूँ तो सबसे आगे हूँ, गाने में हूँ तो सबसे आगे हूँ। तो वो नेचुरली जब सम्मान मिलता है छोटे बच्चों को तो अच्छा, सब अच्छा मानते रहते हैं, तो उसका मन अच्छा होना ही है, तो उसी तरह फरक गया मेरा मन। अब जब मैं छठी क्लास में आई तो मेरे पिताजी ने मना कर दिया, अब गाना-वाना नहीं है, हमारे यहाँ अच्छा नहीं मानते और बेटा अब भी स्टेज पर नहीं जाएगी, गाएगी नहीं और नहीं तो मेरा जो है बहिष्कार कर देंगे ये समाज वाले। तो मैं अच्छा। निष्कासित हो जाऊँगा, कोई मेरा छुआ हुआ नहीं खाएगा। तो मेरे को बहुत अजीब-सा लगा, ऐसे कैसे हो सकता है? उसके बाद मैं बीमार ही पड़ गई मतलब सोच-सोच के। पिताजी से डर के मारे ज़्यादा नहीं बोलती थी, पर माँ को मैं बोल देती थी। तब हमारे यहाँ जो प्रिंसिपल थी, तब उन्होंने कहा कि आप इस बच्चे को क्लासिकल सिखाइए और चुप करके सिखाइए, ताकि लोगों को पता लगे कि इसमें क्या काबिलियत है। तब मेरे पिताजी मेरे को बाहर ले जाते थे और छुपा-छुपा करके मैंने जो है वो सीखा और बिल्कुल ऐसी जगह में जहाँ सामान रखा रहता हमारा, जयपुर बोलते हैं उसको, पांडा बोलते हैं उसको। जी, जी, ये जी। नीचे कमरा है, बना हुआ है, वहाँ जो है सामान रखा हुआ है, अंधेरा है, वहाँ मैं बैठ के रियाज़ करती थी। अगर ज़रा-सा रियाज़ में ज़रा ज़ोर से आवाज़ आ गई तो पिताजी नीचे से डंडे से एकदम खट-खट कर देते थे कि आवाज़ आ रही है तेरे बाहर, आवाज़ नहीं आनी चाहिए तेरे बाहर, लोग सुन लेंगे वरना। ऐसे-ऐसे अच्छा, करके मैंने संघर्ष तो छठी आपका घर से शुरू हो गया था, संघर्ष जो आपका कह सकते हैं घर से ही हाँ शुरू जी। यहाँ पर हो गया था, बाहर तक छोड़िए। तो इसके बाद फिर कैसे अच्छा थोड़ा-सा बताइए जो पुरस्कार आपको मिला है, सबसे पहले बताइए कैसा महसूस कर रही हैं? क्योंकि कहीं न कहीं पूरा जीवन आपने दिया है इस क्षेत्र में और फाइनली उसको रिकॉग्निशन मिला कैसी फीलिंग होती है ये? अब देखिए मेरे पिताजी की भी बार-बार मेरे को शब्द याद आते हैं ना कि बेटा जी। तू बड़ी है। इंजन है हुँ। तू, इंजन रेल की इंजन है तू। अगर इंजन खड्डे में चल जाएगा तो सारे डिब्बे खड्डे में चल जाएँगे, तेरी बहनें सब तेरी जैसे हो जाएँगी। तो वाक़ई वही हुआ और मैंने जो है अगर मैं टीचर नहीं बनती, संगीत की टीचर नहीं बनती तो आज इतने बच्चे कहाँ से सीखते संगीत। तब मैं टीचर हाई स्कूल के बाद ही मैं अपनी ही स्कूल में टीचर बन गई थी। अरे वाह! है ना? वो जब बन गई तो बहुत सा हज़ारों बच्चों को सिखाया। आज कहाँ से कहाँ कुछ टीचर बने, कुछ कहाँ से कहाँ मतलब प्रिंसिपल बन के रिटायर हो गए। इतने हैं बच्चे, है ना? तो मेरे लिए तो वही और फिर उसके बाद जो है आकाशवाणी नाज़ियाबाद में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। वो भी अखिल भारतीय स्तर पर पहली महिला म्यूज़िक डायरेक्टर बनी मैं वहाँ पर। तो ये भी अरे बहुत वाह! बड़ी उपलब्धि थी। और फिर जो है धीरे करके मतलब उपलब्धियाँ मिलती चली गईं और फिर पर ये है कि मैं डिगी नहीं अपनी जगह से और उसमें उसमें क्या करा मैंने कि वैराग्य भाव से मैंने सारा करा। मैंने किसी उसके लिए नहीं करा कि मुझे क्या मिलेगा। मैं जी। कर्म करती गई, देवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो ईश्वर देता ही है और इतना बढ़िया इस समय वो हुआ कि उन्होंने ज़मीनी स्तर पर जिन्होंने काम किया तो उसको उन्होंने ढूँढा। तो वो सब परमात्मा की ही देन है और वो मिला मुझे ये सम्मान तो मेरी संस्कृति को मिला, मेरे उत्तराखंड को मिला, मेरे भारत को मिला। क्योंकि बहुत भारत बढ़िया। का बिल्कुल। रूपी भारत का एक पंखुड़ी उत्तराखंड भी है। अगर एक पंखुड़ी उत्तराखंड की संस्कृति है, इसकी जो पहचान है अगर नहीं बचाऊँगी मैं, तो उससे उससे बड़ा मेरे लिए दुर्भाग्य या पाप मेरे लिए दूसरा नहीं है। इसलिए मैं तो अपना कर्तव्य नहीं तो ये सारे जो अचीवमेंट्स आपके थे ये बिफोर मैरिज रहे हैं, आफ्टर मैरिज भी हुए हैं? थोड़ा-सा इसको भी थोड़ा-सा बताइए। व्यक्तिगत जीवन के बारे में आज बात ही कर रहे हैं, तो शादी का एक डर भी था आपके अंदर? तो शादी फिर कैसे क्या हुई? कैसे मिले, क्या हुआ? मैं जो है ना, मैं शादी तो करूँगी नहीं, अच्छा। बिल्कुल नहीं करूँगी। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब किसी मतलब कुछ ऐसी परंपराएँ रही होंगी, तो मुझे जो है एक योगी आए थे उसमें बाबा नागा बाबा, तो उनकी झोली में डाल दिया था मुझे और फिर उनसे खरीदा मुझे मेरे माँ-बाप। ऐसा भी हुआ और अरे! उसके बाद जो है, जब मैं 13 साल की थी, तो मेरे लिए रिश्ता आना शुरू हो गया। अब जब मैं हुँ। गाड़ी से उतरी और उसके बाद अपने गाँव हम पैदल-पैदल जा रहे थे,
तब तक मेरे कोई नाना जी थे, उन्होंने कहा कि इस बच्चे का ना जन्म पत्री दे देना मुझे। तो हुँ, फिर उन्होंने जो है जन्म जन्म पत्री माँगी, तो मैं एकदम सचेत हो गई कि इसका मतलब ये है कि शादी करने चाह रहे हैं मेरी। और पिताजी हुँ, हमको वहाँ छोड़ के फिर वापस लहसुन चले गए। और मैंने क्या हुँ, करा, उनके जाते ही मैंने जो है सुबह माँ के सामने तो मैंने सारे वो नखरे दिखाने थे। तो मैं क्या अच्छा, करी, अच्छा। सुबह उठी और आम का पेड़ था बहुत बड़ा, उसके ऊपर बैठ गई और पत्थर रख दिए वहाँ बहुत सारे। और साथ में जो है ऊन भी ले गई, ऊन की स्वेटर बुनती गई, गाना गाती गई और वहाँ पर जो है ना वो कर दिया क्या, गुनगुनाती रही भगवान जी के गाने, दुर्गा हुँ, सप्तशती गाने लगी, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै, ऐसे गा रही वहाँ पर पेड़ में बैठ के। और वहाँ पर पत्थर भी ले जा रखा था कि कोई मुझे पकड़ने आएगा तो मैं उसको पत्थर मारूँगी। और मतलब बचपन देखो कैसा था ना। और फिर क्या हुआ, 7 दिन तक मैं अनशन में बैठी रही। मैंने कुछ नहीं खाया, ना पानी पिया। 7 और दिन तब तक? उसके बाद तब मेरे ताऊजी मोहनलाल उनियाल, तब वो आए हमारे यहाँ देवी का पाठ करने के लिए। तो माँ ने उनसे बताया होगा, तो ये लड़की किसी के कहने में आ नहीं रही है और इसको पता नहीं कहाँ से पता लग गया, और हम जन्म पत्री की मांगी थी हमसे, और ये तो आज वहां से 7 दिन हो गए इसको बैठी हुई। तब ताऊजी मेरे पास आए बोलने कि बेटा तूने तम्बाकू कहाँ रखा। फिर मैंने कहा ताऊजी वो ना अलमारी के अंदर है। तो कहने लगी कि तू एक बार नीचे आके उसको दे, मुझे दे दे बस। और उन्होंने सारे सारे बच्चे इकट्ठे करे हुए थे गाँव के। और जैसे ही मैं नीचे उतरी उन्होंने मुझे पकड़ा और उन्होंने मुझे खिला दिया और कहा कि मैं तेरे पापा से तेरे पिताजी से बात करूंगा कि तेरी शादी तब तक नहीं करेंगे जब तक तू नहीं कहेगी कि हाँ। फिर उसके फिर बाद कैसे हो फिर कैसे हुआ? फिर वो मेरे मतलब पिताजी वो करने लगे, क्या बोलते हैं उसके लिए, पिताजी से उन्होंने बोला होगा, फिर जो भी है उन्होंने अपने हिसाब से बोला होगा। लेकिन फिर भी पिताजी के मन में था कि ये किस तरह से हाँ कर दे। तो हम हुँ, लोग जब लैंसडॉन में थे, तो वहाँ पर फिर नागा बाबा आए बहुत साल बाद, एक नागा बाबा। तो उनने माँ से कहा कि आप मेरे को ज़रा चाय पिला दीजिए बेटा। तो माँ ने उनको चाय पिलाई और पैसे भी दे रही थी। उन्होंने कहा मुझे पैसे क्या करूँगा मैं, मुझे नहीं चाहिए पैसा, बस चाय पिला दी। तब माँ ने कहा कि बाबा ये बेटी है मेरी और ये तो बिल्कुल शादी के लिए तैयार नहीं होती, अब क्या होगा? इसका भविष्य क्या होगा? मैं तो कह रही हूँ कि पता नहीं क्या होगा इसका। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर आप इसकी ज़बरदस्ती शादी करोगी तो ये वैराग्य ले लेगी और ये सन्यास ले लेगी। इसलिए जब इसकी शादी होनी होगी तो हो जाएगी, आप चिंता मत करो। ये कहा उसने, उन बाबा ने, और उसके बाद वो चले गए। तो मेरी माँ ठीक। मतलब थोड़ा-सा विश्वास होता है तो इसलिए वो संयम उन्होंने बरता। और उसके बाद हुँ, मैंने जब टीचर बन गई मैं, और मेरे टीचर बनने के बाद मैंने अपनी छोटी बहन की शादी करवा दी। फिर दूसरी बहन की शादी का मैंने कार्ड छापा और अपने पिताजी से बोला कि पिताजी ये कार्ड है, और उसके नीचे जहाँ लिखा रहता विनीत, उसमें अपना नाम लिख दिया। अब पिताजी का सिर पकड़ के बैठ गए, इस लड़की को क्या करूँ मैं? ना सारे लोग क्या बोलेंगे कि बड़ी लड़की घर में बैठाई थी और छोटी लड़कियों की शादी करने में लगे। मैंने कहा सब मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ, कोई नहीं बोलेगा। लहसनौन तो इतनी बढ़िया नगरी है कि जिसे को एक परिवार की तरह रहते हैं वहाँ। तो सबको पता था कि ये कौन है। तो मैंने कहा तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस रहने दो। और उसके बाद फिर मैं आकाशवाणी गाज़ियाबाद में जब चली गई, उसके बाद आकाशवाणी गाज़ियाबाद में मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं वहाँ चली गई। तो कई साल मतलब 79 में चली गई थी मैं वहाँ। 69 से मैंने उसमें काम करा जीजीआईसी में, और उसके बाद हुँ, 79 में मैं वहाँ चली गई थी। तो 79, 80, 81, 82, तब 83 में फिर रिश्ता आया। और रिश्ता आने अच्छा। के बाद मैंने कहा अपने पिताजी से, अब पिताजी और माँ बीमार पड़ गए। बीमार किस लिए पड़े? कि मतलब मुझे वो करने के लिए कि तू हाँ कह रही है कि नहीं कह रही है। अगर हमें कुछ होगा तो सब तेरे ऊपर आएगा कि तेरी वज़ह से हम मरे। ना, फिर मैंने कहा जहाँ तुम्हारी मर्ज़ी वहाँ कर दो, पर मैं एक बार हाँ करूँगी, मैं दोबारा नहीं करूँगी हाँ। अब क्या हुआ कि उन्होंने फिर रिश्ता आया तो उन्होंने जो है देखने भी गए वो मेरठ, मेरठ देखने गए। तब फिर उन्होंने देखा कि हाँ, उनकी बेटी भी मेरे हस्बैंड की जो बड़ी बहन थी वो वहाँ पर म्यूज़िक टीचर थी। तो उन्होंने कहा बस अब इसका इसके लिए कोई रुकावट नहीं है, इसके लिए बहुत अच्छा है। तो फिर जो है फिर मेरे को सब देखने आए। तो मैंने अपनी नंद से बोला, बड़ी नंद जो मेरे को देखने आई थी, सारे परिवार वाले देखने आए, बट सबने जो है लिख दिया
एक ने मेरे हस्बैंड जो थे उस समय मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में थे, तो वो हायर एजुकेशन भी वहीं से करी, फिर वहीं वो रहने लगे। तो तब जो है मेरे देवर वगैरह मेरी फ़ोटो भेजी होगी तो उसे पीछे लिख रहे हैं कि अगर आपने ना कहा इनके लिए तो हम फांसी लगा लेंगे यार, पता नहीं क्या-क्या उनके ऊपर भी दुनिया भर के। और वो भी बिना शादी करे हुए उन्होंने कहा मुझे नहीं करनी शादी, वो भी वहाँ चले गए थे। तो इत्तेफ़ाक देखिए कैसा है जीवन। और उसके बाद जो है तब मेरी बड़ी नंद जब आई तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा दीदी ऐसा है कि 3 मेरी जो है ना मेरे 3 वो है कि मैं एक तो मेरे को काम करना नहीं आता कुछ भी, शर्तें रखी मैंने। एक मुझे कुछ काम करना नहीं आता, मैंने उल्टा-पत्ता सीधा नहीं किया और बहुत लाड-प्यार से पली हूँ इसलिए मुझे कुछ आता भी नहीं। खाना-वाना बनाना, कुछ भी काम मतलब घर का। उन्होंने कहा हमें मंज़ूर है। अरे राम! अब क्या हुआ? अब फिर मैंने कहा कि अच्छा तो फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप तो मेरठ में रहते हो, हमारे यहाँ कोई दहेज सिस्टम नहीं होता। हमारे यहाँ कोई दहेज सिस्टम दहेज नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा हमें मंज़ूर है। मैंने कहा ये भी मंज़ूर हो गया इनको। मैंने कहा मैं नौकरी नहीं छोड़ूँगी। आप मेरे को बोलो कि तुम मॉस्को चली जाओ अपने हस्बैंड के साथ, तो मैं नहीं जा सकती। मैं नौकरी छोड़ूँगी ही नहीं। उन्हीं को आना पड़ेगा जॉब छोड़ के नौकरी। तब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमें मंज़ूर है। अरे! मैंने कहा ये तो बिल्कुल मना ही नहीं कर रहे हैं, अब क्या होगा? तो फिर अब क्या अब कर ली शादी। करें? कर ली शादी। उसके बाद जो है फिर जब ये इस दुनिया से चले गए, तो मतलब देखो कैसे इत्तेफ़ाक होता है देखिए, इत्तेफ़ाक इसे बोलते हैं। जब ये इत्तेफ़ाक। दुनिया से चले गए 2003 में 20 साल बाद, तो क्या हुआ कि मैं जो है कई साल बाद मतलब जब मैं गई अपने जेठानी के घर में, उनके यहाँ शादी थी तो जी। मैं गई तो उनके भाई थे। मैंने कहा ये तो मामा जी लग रहे हैं मुझे। तो मैंने अपनी जेठानी से पूछा, मैंने कहा ये तुम्हारे क्या लगते हैं? कहने वो मेरे भाई हैं। और मैंने कहा जो गिरजा नाना जी हैं वो? तो कहने लगी वो मेरे पिताजी थे। तो मैंने कहा जो आपका देवर कौन था भाई जो वो इंटर ज ज जो भी एमएससी मैथमेटिक्स से कर रहे थे? कहने लगी कि तेरा ही हस्बैंड तो था। हैं? मैंने कहा देखो जिसके जो हमारी मेरे मेरे लिए पहला रिश्ता आया था ना कि मेरठ में लड़का मेरी बेटी का देवर है और मैथमेटिक्स से एमएससी कर रहा है, उसके लिए रिश्ता चाहिए। बताइए इतने सालों बाद फिर उसी से हुआ रिश्ता, जिसके लिए अनशन लिया था मैंने, मुझे नहीं करनी। ये और डेस्टिनी इतने होती है साल कहेंगे, बिल्कुल वो देखो क्या डेस्टिनी चक्कर होती है हुआ। जब जोड़ियाँ ऊपर से हाँ, बनती हैं कहते हैं वही तो आपके साथ है। देखिए उन्हीं से शादी हुई फिर, है ना? तो इस तरह और वो भी बहुत सुंदर गाते थे, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, आवाज़ बहुत अच्छी थी उनकी, लेकिन वो इकोनॉमिक्स के प्रोफ़ेसर थे फिर वो। फिर वो हिंदुस्तान ही आ गए थे वापस, फिर वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में और यहाँ उनकी हरियाणा में। उनकी याद में कुछ गुनगुनाना चाहेंगे आप? कोई अगर उनके लिए तो गीत याद हो या कभी उनके लिए कोई प्यारा-सा गीत कभी आप गाती हों? हाँ, उनके लिए तो वो तो जो है ना, सब सम्यारा मोती ढांगा तिल धारू बोला, सब सम्यारा मोती ढांगा तिल धारू बोला, सब सम्यारा ना काटी स्वीट था। घोटी जाली हींगा, घोटी जाली हींगा, 9 रुपया को मोती ढांगो, 100 रुपया को सींगा, सब सम्यारा मोती ढांगा पीती ले दारू बोल। ये इसको गाते थे वो। अरे वाह! और हाँ, बहुत अच्छा गाते थे। आपका कोई फ़ेवरेट गीत है तो आप थोड़ा गुनगुना सकते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, जो आपकी जनता ने भी खास पसंद किया हो तो? ऐसा कोई देखिए गीत? मेरे को सारे ही पसंद है, मैं उसी में सब में डूब जाती हूँ। मैं एक-एक शब्द जो है ना उसका घुंड घुंड बर्फ माझी तन के झोलू सरकारी हुकमा बेटा जान पड़लो गोलियों की बौछार माझी कन के सोलू घुंड घुंड बर्फ माझी कन के झोलू ऐसी माँ होती है हमारे यहाँ जो अपने लड़के से बोल रही है कि बेटा तेरे को जाना पड़ेगा, सरकारी हुक्म है तेरे लिए आया हुआ, तुझे जाना पड़ेगा। देश की खातिर बेटा
जान पड़लो देखूं दूधा को उधार कानो जान पड़ल। अपने लड़के को बोले कि दूध का उधार है तेरे, तुझे मातृभूमि की सेवा के लिए बॉर्डर पे जाना पड़ेगा। तो इस तरह की माँ है जब वहाँ की, तो आगे भी चलेगी वो। हर अगर सच्ची माँ है वो, तो वो कांटा भी नहीं देखेगी, सबके लिए रास्ता बनाएगी। और वही गुण मेरे में ईश्वर ने डाले। और मैंने शीत वर्षा मेरा अगला सवाल आपसे ये है, अपने गाइड को सीखा कैसे? क्योंकि उत्तराखंड में तब कोई आई थिंक मतलब उत्तर प्रदेश तरफ तो वैसे भी अकेडमीज नहीं थी, और आज भी जो लोग सीखना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है अभी भी डेवलप्ड नहीं है इन चीज़ों को लेके, ट्रेनिंग को लेके। तो आज के युवाओं को लेकर भी आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे सीखें? आपने कैसे सीखा वो भी थोड़ा-सा बताइए? देखिए, अब तो ऐसा ना कि कोई कांटा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल रास्ता है। उसमें जो है एक जो है नदी नदी होती है, भयंकर नदी, और उसमें कोई पार नहीं कर सकता। न ये पशु लोग पार कर सकते, न मनुष्य कर सकते, कोई भी पार नहीं कर सकता उसको। तब एक इंसान उसमें पुलिया बनाता है, और वो इंसान पुलिया जब बनाता है तो कष्ट तो उसी को होगा ना, जो उसे तन मन धन से बनाया जिसने, और फिर उसमें एक चींटी भी पार हो जाती है। तो हमारा ज़माना ऐसा था कि हम एक पुलिया के रूप में हमने बना, और मैंने जो है सकारात्मकता और रूढ़िवादिता को दोनों को एक साथ मिला करके, संगीत और वादिता को सकारात्मक उसको मिला करके, और खुद उसका जो है प्रेरणा स्रोत बनी, और टीचर बन के क्लासिकल म्यूजिक सीख करके और संगीत की टीचर बनी, और पहली गढ़वाली म्यूजिक टीचर बनी। तब दुनिया को पता लगा ये अरे ये गाना बजाना भी विषय होता है क्या? तब उन्होंने हमारे पहली महिला गढ़वाली टीचर आप रही हैं, और पहली म्यूजिक कंपोज़र आप रही हैं, ऑल इंडिया रेडियो में। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ आपसे बातचीत करके। कभी कोई मैम आपके जीवन में कोई ऐसा पल आया हो जब आपको लगा हो नहीं पता नहीं क्या होगा, कभी-कभी डिमोटिवेट इंसान होता है, तो उस वक़्त ऐसे भी पल क्या आया आपकी लाइफ में कि दोबारा से आपने कमबैक किया हो? देखिए, वैसे संघर्ष तो मेरे पूरे जीवन में ही चला, क्योंकि हर बात मुझे याद आती रही हर बार, कि कभी कोई सुन ना ले, अरे कभी कोई ऐसा ना कर ले, मेरा क्या होगा? तो उसमें क्या होगा, फेल हो गई मैं, मेरा क्या होगा? अब सुबह 4 बजे से उठकर रियाज़ कर रही हूँ, उसके बाद स्कूल जा रही हूँ, स्कूल से आ रही हूँ, फिर रियाज़ करने बैठ जा रही हूँ, और फिर अंधेरा हो रहा है तो फिर अपने कमरे में आकर फिर पढ़ने लग जाती हूँ कि फेल हो जाऊँगी तो फिर मेरी शादी कर देंगे। और ये डर था मुझे, और ये शौक था मेरा। तो खौफ भी था और शौक भी था। तो अगर तब पिताजी बोलते, मेरे कमरे का जो लैंप था उसको बंद कर जाते थे, इस लड़की ने पागल हो जाना है, ये सोती तो है नहीं। और तब फिर मैं क्या करती थी, रज़ाई ओढ़ के, और तब टॉर्च से पढ़ती थी, टॉर्च से, टॉर्च ना? से, वाह! तो करने वाला जिसने कुछ करना है ना, उसके लिए कोई भी रुकावट जो है ना, उसके सामने नहीं आती, आएगी तो वो पार कर जाता है उसे, क्योंकि दृढ़ होता है संकल्पित। बिल्कुल, दृढ़ जिसे जो संकल्प करना है सब रास्ता अपने आप ढूँढ लेता है, जैसा आपने रास्ता ढूँढा जैसे-तैसे करके जो है फाइनली आपने जो चाहा वो आपने किया। तो जो डर गया वो मर गया, और जिसको लगी बिल्कुल डर सही, उसका बच, दोनों ही चीज़ थी मेरे लिए। तो जिसको लगी डर उसका बना घर, घर भी बन गया। जिसको, जब मेरे को डरी मैं कि कभी मेरी शादी ना कर दे, है ना? और जिसको लगी जि जि जो जो डर गया वो मर गया। तो इसलिए डरना डरना बिल्कुल नहीं है, है ना? डर डरना भी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। मेरे को अगर वो कर देंगे तो मैं कैसे होऊँगी? और जिसको लगा डर उसका बना घर। तो दोनों चीज़ें मेरे लिए सकारात्मक ही थी। जब हम किसी चीज़ को सकारात्मक लेते हैं ना, दूसरे की बात को भी, तो क्या पता ईश्वर ने उसको इसीलिए भेजा मेरा जीवन बनाने के लिए, है ना? एक शब्द उनके शब्द सुन कर के मेरे पे आघात हुए, और तब मैं जो है यहाँ तक पहुँची। मैं उनको प्रणाम करती हूँ तहे दिल से, कि अगर वो अपनी वाणी को ऐसे नहीं बनाते, तो शायद मैं यहाँ तक भी नहीं पहुँचती, है ना? तो इसलिए बिल्कुल। कभी ऐसा नहीं सोचती कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा? तो हो सकता है तुम्हारे लिए सकारात्मक बिल्कुल, हो। वही आपसे सीखे कि कैसे नकारात्मक लोगों से और नकारात्मक बातों में भी एक सकारात्मकता ढूँढना, वो कोई आपसे सीखे। और जो डर गया सो मर गया, आपने बहुत सही कहा।
और आई होप आपसे तमाम देश भर की इवन जो लोग हैं उत्तराखंड के खासकर आपसे प्रेरणा लें और जो भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं आपसे इस तरह के इतने सोर्सेस तक नहीं थे फिर भी आपने जो है आप आगे बढ़ते हैं तमाम समस्याओं को आपने देखा, संघर्ष किया और आज आपको पूरी ज़िंदगी का जो मेहनत का फल है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद कह सकते हैं आपको यहाँ पर मिला है और हम सभी जो है बहुत ही गर्व महसूस करते हैं आप पर कि उत्तराखंड की महिला जो इतना जो है काम करती हैं कला और संगीत के क्षेत्र में और नमन करते हैं आपको और बहुत-बहुत शुक्रिया अपना समय यहाँ पर देने के लिए और अपने जीवन के बहुत ही बेहतरीन साझा करने के लिए। हाँ, एक बात और थोड़ा-सा बोलना चाहूँगी कि जो गृहिणियाँ हैं घर की, जब जी। मैं रिटायरमेंट हो गई यहाँ पर आ गई, तो गृहिणियों को मैंने फिर ये लोक संगीत सिखाया और आज वो प्रभावित हो गए, तन, मन, धन से सशक्त हैं वो और बहुत आत्मनिर्भर बढ़िया। हैं। अपने पैसे अपने आप, अपना खर्चा अपने आप उठा रही हैं वो और ये आपने कहाँ से कहाँ उत्तराखंड से बाहर, फिर जुगीनारायण और कहाँ-कहाँ नहीं जा रही हैं वो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कितना बढ़िया इनका घर सँवर रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो है कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इस काम को हम नहीं कर सकते। नहीं तो हुँ। होना ही नहीं चाहिए। और एक महिला को मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि वो घर की नारी है, घर की माँ है। पतन भी उसी के हाथ में है और उत्थान भी उसी के हाथ में है। इसलिए जब बिल्कुल। वो घर में गाती रहती है, हो सकता है उसके बच्चे भी सीखें और उसके तरफ वो हों, है ना? आकर्षित हों और तब फिर जो है क्या पता कौन-सा बच्चा ये इस समय सुन रहा है और उसको हुँ। उसको थोड़ा फलीभूत हो वो। मैं कह रही हूँ कि लोकगीतों में जो है ना पूरे संस्कार हैं हमारे। लोकगीतों में जो है पूरी संस्कृति हमारी निवास करती है। लोकगीतों में जो है ये इतिहास है, भूगोल है, क्या नहीं है बिल्कुल। उसमें? क्या और रहन-सहन, रीति-रिवाज, मेले-ठेले सब उसी में। भाषा सब विज्ञान क्या नहीं, हर विषय का बच्चा जो है इनमें शोध कर सकता है। और जो मेरा शोध ग्रंथ है गढ़वाली लोकगीतों में राग रागनियाँ, तो वो उस शोध ग्रंथ का हर विषय जो है, हर चैप्टर जो है उसका एक शोध का विषय है। कोई भी बच्चा उसको जब तक मैं हूँ दुनिया में, तो वो मेरे से कभी भी सहायता ले सकता है। कोई मेरे लिए ये बिल्कुल। नहीं मैं तो रात में सोती हूँ और सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। अब दिन भर नहीं बिल्कुल, कोई सोती, भी एक आपकी रोटी सहायता ले सकता है और आपने तमाम महिलाओं के लिए काम किया है। उन्हें सशक्त बनाया, सक्षम बनाया और आपका योगदान जो है सभी लोग जो है इसके लिए आपको कह सकते हैं प्राउड करते हैं आप पर कि आपने इस तरह के काम किए। बहुत सारी महिला आपकी तरह बने और योगदान दें समाज में इसी तरह से और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आज जुड़ने के लिए और नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद।